हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। कैसे बच्चों आप सब? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड हम मॉर्निंग, लोग वेरी ठीक गुड हैं सर, आप मॉर्निंग। बताएं गुड कैसे हैं मॉर्निंग सर? सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। सर आज तो सिलेबस खत्म। जी जी राम राम बिल्कुल। जी आज सर। नमस्कार। सर आज हाँ, आज आपका क्या सिलेबस हाल है खत्म हो गुरु जी? जाएगा। राम राम सर सर। आज लास्ट डे है सर हमारा। आज तो लास्ट क्लास हेलो है। हेलो नमस्कार नमस्कार, हेलो आज तो हेलो। बाल वाल काट के आए हेलो हो। सर। हम्म, सर सर आज सर आपकी लास्ट क्लास सर है। आपसे एक बात पूछनी थी। बताइए बेटा, पूछिए। सर आप इतने डिसिप्लिन्ड कैसे हो सर? एकदम टाइम पे आ जाते हो सर आप। यार, सर आज थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री डिसिप्लिन्ड भी कैसे गाना हूँ? चाहिए। सर, थोड़ा मुझे थोड़ा भी बता लेट दीजिए आया कैसे आ सर। करिए, जाएगी? थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, ऐसा। सर आज आपकी नहीं लास्ट ऐसे ही कुछ क्लास है करें। सर। नहीं, डिसिप्लिन होने का कारण ये है ना बच्चों, देखो तुम लोग को लगता होगा कि थोड़ा लेट आए, 15 मिनट आराम से, है ना, कम पढ़ाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि काफी दिनों से है ना, तो मुझे बच्चों का ऐसा लगता है कि नुकसान क्यों 1 मिनट 2 मिनट लेट हुआ तो मतलब बच्चों के साथ बहुत बहुत लेट हो गया। उन लोग का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कोशिश करता हूँ कि समय से। सर। सर हाँ सर हाँ, आपको बताइए। हमारी बाल याद काट आएगी दिया। क्या? सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद याद आएगी हमारी? सिलेबस कंप्लीट कराने के आप लोग, मैं बता रहा हूँ बच्चों, मैं बड़ा इमोशनल बंदा हूँ। मैं आप मानिए कि मैं लास्ट क्लास में मैं अब्रप्टली चला जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अटैच हो जाता हूँ बच्चों से। तो मैं बिल्कुल याद रहते हैं मुझे सारे बच्चे। हाँ, आप लोगों के साथ थोड़ा सा मुझे दिखते तो हो मुझे तुम लोग, लेकिन बहुत छोटे छोटे। तो मैं बहुत ज़्यादा चेहरा हो सकता है मिलो कभी तो नहीं पहचान पाऊँ, लेकिन आप लोग कभी मिलिए तो ज़रूर ज़रूर पहचानिएगा और बताइएगा कि आप है ना, तो मिलिएगा पहचान ज़रूर। लेंगे। कभी भी कहीं पे भी मिले, सर हम सब भी बहुत यूपी। मिस सर करेंगे कोशिश आपको। बहुत करेंगे सर सर अच्छा। आपसे सेंटर मिलने पे से आइएगा। आएंगे। और सर तुम आप लोग का दूर से सर मेरा देखो तो दोस्त रो रहा है। आएंगे। सिलेक्शन सिलेक्शन हो जाएगा, फिर नहीं रोओगे तो तुम लोग को तो, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता। खत्म हो गया, चलो बढ़िया है, आप आगे जाके तुम लोग कॉलेज वॉलेज करोगे। बट हाँ, हम लोग थोड़ा सा जैसे टीचर्स, एज अ टीचर मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाता हूँ। तो मैं ना, और सर मैं बड़ा इमोशनल टाइप का बंदा हूँ, तो मैं सर जल्दी आपकी वजह से सर मैं इतनी भूल नहीं पाता हूँ समझ लोगों आया को। मैं। तो आप लोग मिलिएगा तो ज़रूर मिलिएगा। और सर जब जब जरूर आप सर लोग आपसे का मिलने आएंगे सर। सर इमोशनल कैसे होते हैं? इमोशनल सर कैसे आपसे होते मिलने जरूर आएंगे सर। तो पढ़ते सर हैं। इमोशनल सर आप कैसे होते हैं, क्यूटनेस जैसे ओवरलोडेड है। मुझे मुझे गुड बाय कहने में बड़ा कष्ट होता है, किसी से भी हो। मैं नहीं कह पाता हूँ। तो मैं जैसे घर से भी कॉलेज में पढ़ने जाता था या कहीं भी, तो मैं बस ऐसा कि बस ठीक है मैं आ जाऊंगा अभी, 10 दिन के बाद आ जाऊंगा, ऐसे करके सर गुड बाय मेरे बढ़िया लिए लग रहा है बहुत सर आज डिफिकल्ट आप। होता है। हाँ सर मैं तो कह के निकल कह रहा जाती हूँ हूँ। सर बढ़िया लग रहा है आज सर आप। बाय बोल दीजिए, गुड बाय नहीं बोलिए। हाँ, बाय सर हम बाय सब भी बोलूंगा, आपको गुड बहुत बाय मिस नहीं बोलूंगा, करेंगे सर। क्योंकि मिलते रहेंगे हम लोग। अभी तुम लोग का तो रिजल्ट रिजल्ट आएगा और बढ़िया, तुम लोग सिलेक्शन इलेक्शन होगा, फिर भी मिलेंगे हम लोग। और सर ठीक आपकी है। ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी है। ड्रेसिंग सेंस तुम लोग को क्या ही दिखता है बच्चे मेरे, ये तो हर टीचर पहन के आता है यही टी बॉडी शर्ट। बहुत मस्त दिख रही है, बॉडी मस्त दिख रही नहीं है। सर आपका इंस्टा आईडी देखी मैंने। मसल्स, हेयर स्टाइल का बाइसेप्स। देखो ऐसा है कि मैं तुम लोग को बताया था ना, इधर से मेरे बाल जा रहे हैं तो बड़े सर बाल रख इंस्टा के थोड़ा आईडी छुपाने की सर कोशिश करता हूँ। सर हाँ, इंस्टा आईडी देखी थी इंस्टा आईडी पे। इंस्टा आईडी। हाँ, वहां हाँ पे जी मैं सर। थोड़ा भौकाल औकाल बना देता हूँ, कभी कभार फोटो हाँ डालता हूँ। सर। हाँ, वो सर ठीक है। हैंडसम है सर आप। अरे धन्यवाद धन्यवाद। सर तो आप क्यूट हैं। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। आज आखिरी हमारी क्लास है। बहुत बहुत पढ़े यार हम लोग, चलो आओ। तो सर मैंने, हाँ बोलिए बोलिए। सर एक बार फ्लेक्स कर दो। अरे भैया इतनी भयंकर नहीं है, मैं कभी कभार हफ्ते में दो सर तीन दिन चले जाता हूँ। वो भी यही हमारा, पहले मैं किया था ज्वाइन, लेकिन उसमें रेगुलरली जा नहीं पाता था। तो ये अभी अपने घर के ही पास मतलब सोसाइटी वाला जिम है, उसी में थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। ऐसे नहीं सर फ्लेक्स वाली फ्लेक्स सर बॉडी करना नहीं है चाहिए एंड कि सर में मैं कर खत्म कभी लूँ हो तब कभी। तक। गया। सर कभी कभी करना चाहिए सर फ्लेक्स। हाँ, मैं कुछ कह रहा था, तुम लोग बच्चों भूल गया मैं क्या कह रहा था, किसी को कुछ याद, मैं कुछ कहना शुरू किया। सर सर हाँ, सर आप एंड में ना गाना गा दें प्लीज। गाना गाना बच्चों बहुत बड़ा टॉर्चर है। मैं तुम लोग के लिए कर, अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये तो गारंटीड है, जब तुम लोग कॉलेज जाओगे ना तो आप लोग अपने कोचिंग वाले सर्स को तो हमेशा याद रखोगे, ये गारंटीड है। क्योंकि हम लोग जितनी मेहनत करते हैं वैसे
मेहनत करने वाले टीचर्स, शायद, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, जैसे मेरा जो अनुभव था कि जो मेरे कोचिंग में जो सर लोग थे वो बहुत मेहनत करते थे, तो वैसा ही शायद आप लोग को भी फील होगा। तो हम लोग की तरह मेहनत करने वाले टीचर्स शायद आपको आगे लकी होंगे, सर अगर आपको कॉलेज मिल में जाए तो। टीचर्स तो अपने मुश्किल होगा Yes, वैसे, sir. तो आप लोग तो रखते हैं। हमेशा हम लोग को याद रखेंगे 100%, और अच्छे टर्म्स में, ऐसे नहीं खूसट टीचर थे ऐसे नहीं याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, तो सर हमेशा याद रखेंगे आपको सर। बिल्कुल, Yes, मैंने sir. मुझे बिल्कुल पता है कि आप लोग, मतलब और कुछ हो ना हो, आप हमेशा याद रखेंगे थ्रू आउट। बड़े बड़े डॉक्टर्स बन जाएंगे और बढ़िया करेंगे करियर वाइज, फिर भी आप लोग को याद रहेगा कि यार सर लोग पढ़ाते थे हम लोग को। चलिए, सिलेक्शन के बाद मिलने आएंगे सर आप। सर हम आपको याद सिलेक्शन के रखेंगे। बाद मैं आऊंगा आप लोगों से मिलने, फिर तो आप लोग कहाँ मिलने आएंगे, मैं आऊंगा आप लोगों से मिलने। और नहीं धन्यवाद सर, नहीं सर, धन्यवाद। हम खुद आ जाएंगे सर। सर हम भी नहीं आएंगे। सर, और आपसे तो हम खुद मिलेंगे। सर हम कोर्ट आएंगे फिर। हाँ, और मुझे बच्चों, आप लोग कनेक्टेड जो भी हैं, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कि कौन से कॉलेज में और कहाँ पे हैं, क्या ओके है, सर। बढ़िया लगता है। क्योंकि मेरे पास अभी इसी साल कुछ बच्चों का आया था कि सर इस कॉलेज में और ऐसे इस ये डिपार्टमेंट में ये कर रहे हैं। अच्छा लगता है थोड़ा सा कि यार, बाकी टीचिंग में यही है, बस आप लोग ही हैं हमारे लिए सब कुछ। तो मैसेज करिएगा तो फिर अच्छा लगता है, फिर जब आपके जूनियर आएंगे तो बताएंगे हम लोग कि यार ये देखिए सर अपनी बच्चा हम लोग इंस्टा पढ़ाए। आईडी बता दो सर एक बार। हाँ, सर अपनी आईडी बता दो एक बार। तुम, अच्छा हाँ, मैं बता दूंगा आप लोग को आईडी। आइए बच्चों, थोड़ा सा सर डिस्कशन कर लेते हैं। राहुल_PND करके है। हाँ हाँ हाँ, राहुल_PND करके। आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हालांकि हम लोग कर चुके हैं, बस थोड़ा सा पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ, अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो लिख लेंगे हम लोग। तो फॉरवर्ड बायस में देखिए, पी टाइप जो है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से। रिवर्स बायस में उल्टा, पी को एन से और एन को पॉजिटिव से। ठीक है, इसमें क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर घट जाएगा, इस वाले में पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर घट जाती है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है। पीएन जंक्शन प्रोवाइड्स वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पॉइंट बच्चों हो सकता है हम लोगों से मिस हो गया हो, तो इसको लिख लेना है आपको। पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, और जब रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। बच्चों अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें, आप में से कोई पॉइंट की ये तो है पर ऐसा क्यों है, कोई बताना चाहे अगर कि सर इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कम होता है फॉरवर्ड बायस में, और डिप्लीशन लेयर की वेट डिक्रीज हो जाती है। अच्छा ओके, डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो कम हो जाती है। और कुछ बच्चों बताना चाहें अगर इसमें? तो उससे डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हो जाता है। उससे डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक बात है। ओके, तो उससे रेजिस्टेंस कैसे कम ज्यादा हो गया? रिलेटेड उसी से जो आप बोल रहे हैं, पर डिप्लीशन लेयर कम होती है, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाती है। ओके, पोटेंशियल पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता डिफ्यूजन करंट की वैल्यू ज्यादा होती है यहाँ पे Diffusion- मैग्नेटिक चार्ज की वजह से, इसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए, यही एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है। देखिए, करंट जो आप लिखते हैं या रेजिस्टेंस बराबर लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ठीक है, ओम्स लॉ यही होता है, जितना आप पोटेंशियल Yes, डिफरेंस लगाएंगे डिवाइड बाय करंट, वो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे फॉरवर्ड बायस में करंट, दोनों में आप 10 वोल्ट लगा दीजिए, 10 वोल्ट यहां लगा दीजिए और 10 वोल्ट यहां लगा दीजिए बैटरी। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो करंट होगी वो मिली एम्पियर के ऑर्डर की मिलेगी, और यहाँ पे करंट माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की मिलेगी। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पर फॉरवर्ड बायस में जो करंट की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। इसी का उल्टा, R बराबर V बाय I। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेम वोल्टेज के लिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम मिलता है और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है, अगर आप सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट बच्चों नहीं लिखा है तो आप स्टार मार्क करके कैसे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर बोला है फॉरवर्ड करंट फ्लो इन द सर्किट, और इसमें बोला गया रिवर्स करंट फ्लो इन द सर्किट। तो फॉरवर्ड करंट मतलब करंट यही है कि मतलब P से N साइड करंट जाएगी, और इसमें भी इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव, N से P तक करंट जाएगी। ठीक है, तो रिवर्स बायस में मतलब करंट हमेशा ऐसे ही फ्लो करेगी। ठीक है, और इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के ऐसे नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो लास्ट वाला पॉइंट लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीसरा वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
ग्राफ तो हम लोगों ने देख ही लिया था, इसमें कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज आता है, मतलब यहां तक कुछ करंट नहीं मिलेगी, उसके बाद करंट मिलना शुरू हो जाएगी। इसमें जैसे ही आप जीरो से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे ही आप वोल्टेज निगेटिव लगाते हैं और थोड़ा सा निगेटिव आगे बढ़ाएंगे तो आपको करंट मिलना शुरू हो जाती है, फिर ब्रेकडाउन आता है, करंट अचानक से बढ़ जाती है। बच्चों वैसे ब्रेकडाउन के बाद करंट कैसे अचानक से बढ़ जाती है, इसका कल मैंने आपको बताया था, किसी को याद हो अगर, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट अचानक से क्यों बढ़ जाती है? चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर के क्रिएशन की वजह से डिप्लीशन लेयर पे बहुत एटम बढ़िया। स्टार्ट ब्रेकिंग। बिल्कुल बिल्कुल, जो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन होते हैं वो वापस से सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है यहाँ पे, और उन चार्ज कैरियर्स के क्रिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सर चार्ज कैरियर की वजह से करंट क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि देखिए रिवर्स बायस में आपको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट मिल रही थी, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ा देंगे तो फिर रिवर्स बायस में करंट बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें बोला गया है मेनली मेजॉरिटी करंट फ्लोज, मतलब मेनली करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये बताना चाह रहे हैं। इसमें जो करंट होती है मेनली ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होती है, तो ये हम लोग लिख चुके हैं। अच्छा, ये फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस आपको 100 ओम इस ऑर्डर का मिलेगा, आप रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस देखेंगे तो 10 के पावर 6 ओम इस ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम होता है और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। चलिए, उसके बाद कट इन वोल्टेज की बात की थी हम लोगों ने, तो सिलिकॉन का 0.7, बच्चों ये 0.3 लिखा हुआ है, आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें 0.2 वोल्ट लिखा हुआ है, तो हम लोग 0.2 वोल्ट लेके ही चलेंगे। ठीक है, तो 0.2 वोल्ट जर्मेनियम का, अगर ना दिया हो सवाल में तो आप 0.2 लेके ही चलिएगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज जर्मेनियम के लिए है 25 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए है 35 वोल्ट, मतलब इससे ज्यादा निगेटिव वोल्टेज लगाएंगे तो ब्रेकडाउन आ जाएगा जर्मेनियम में, और इससे ज्यादा निगेटिव करेंगे तो सिलिकॉन में ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो ये वाला डेटा तो हम लोगों ने कल लिख लिया था, ये लिख लीजिए आप लोग, ब्रेकडाउन वोल्टेज जर्मेनियम के लिए 25 है और सिलिकॉन के लिए 35 है। तो सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज दोनों ज्यादा हैं, सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज दोनों ज्यादा हैं, जर्मेनियम के लिए कट इन वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज दोनों कम है। ठीक है, अच्छा बच्चों, कल मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जो आइडियल डायोड होता है, अगर वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है तो उसका रेजिस्टेंस हम लोग कितना मान के चलते हैं? फॉरवर्ड बायस में अगर जीरो सर, जीरो, और अगर रिवर्स बायस में सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, मतलब वो फिर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट यस रेजिस्टेंस। सर। बच्चों देखिए, ये जो डायोड मैंने कनेक्ट किया, ये कैसे कनेक्टेड है आप लोग बता सकते हैं क्या? फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, बिल्कुल। मान लीजिए एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है और मैंने आपको ये बता दिया कि 2.7 वोल्ट की बैटरी लगा दी है और बोल दिया गया है सिलिकॉन का डायोड है। ठीक है, तो आपसे करंट पूछ दिया गया सर्किट में, बताइए कितना करंट होगा। ठीक है बच्चों, तो एक आपके सामने दिमाग में अप्रोच आई होगी, अच्छा और सर कैसा डायोड है? तो मैंने कहा आइडियल डायोड है। ठीक है, सिलिकॉन का आइडियल डायोड है, तो बताइए कितनी करंट फ्लो करेगी? तो आप बहुत आसानी से बोलेंगे सर आइडियल डायोड है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा नहीं, I बराबर V डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है ना, लेकिन अगर आपको सवाल में, ठीक है, अब ये चीज सवाल से सवाल में बदलती रहेगी। मान लीजिए सवाल में मुझे ऐसा दे दे कि एक सिलिकॉन का डायोड है, स्पेशली नाम बता दे, सिलिकॉन का डायोड है, फॉरवर्ड में कनेक्टेड है, बताओ सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो अगर डायोड बता दे किस मटेरियल का है, सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है या कोई और मटेरियल ले ले, और उसका नी वोल्टेज आपको सवाल में दे दे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सिलिकॉन का नी वोल्टेज 0.7 है, तो 0.7 वोल्ट का क्या मतलब है कि इसके अक्रॉस करंट तभी पास होगी जब अप्लाइड वोल्टेज 0.7 से ज्यादा हो जाएगा। अगर 0.7 से वोल्टेज कम होगा तो कोई भी करंट सर्किट में नहीं फ्लो करेगी। नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज का मतलब ये है। अगर सवाल में आपको कुछ नहीं बताता है, जैसे कल हम लोगों ने कुछ सवाल किए थे जिसमें बस इतना था कि एक आइडियल डायोड है, किससे मिलकर बना है नहीं बताया है, तो अगर कुछ नहीं मेंशन करे, केवल आइडियल डायोड, तो इसका रेजिस्टेंस 0 मान के सर्किट सॉल्व कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। पर अगर सवाल में बता दे कि सिलिकॉन से बना हुआ एक डायोड है या जर्मेनियम से बना हुआ एक डायोड है, तो फिर आप यहां पे इसके कट इन वोल्टेज को यूज करेंगे, अगर मटेरियल बता दे।
जैसे 0.3 है, सॉरी सिलिकॉन का लिए ना, सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज 0.7 है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि 2.7 में से 0.7 वोल्टेज ड्रॉप तो इसके अक्रॉस ही हो गया होगा, ये जो डायोड लगा है इसके अक्रॉस 0.7 का ड्रॉप हो गया होगा, क्योंकि 0.7 वोल्टेज से ऊपर जब वोल्टेज होगा तब ये करंट को परमिट करेगा। तो 2.7 पूरा था, उसमें से 0.7 नीचे के अक्रॉस ड्रॉप हो गया होगा, तो बाकी जो बचा 2.7 में से 0.7 इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया, बाकी जो बचा 2 वोल्ट, तो 10 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 ओम के अक्रॉस वो 2 वोल्ट होगा। तो इस 10 ओम से पास होने वाली करंट कितना होगी, I बराबर V बाई आर, तो V डिवाइडेड बाई R यानी 0.2 एम्पियर करंट होगी। ठीक है, यानी इस बैटरी से जो करंट निकलेगी वो 0.2 एम्पियर होगी, क्योंकि 0.7 तो केवल इसका पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों। अब सर मान लीजिए सवाल में नहीं बताया, कुछ बताया कि किस मटेरियल का बना हुआ है, सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है, कुछ मेंशन नहीं है। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो फिर आप कट इन वोल्टेज अपने आप से तो कुछ लिख नहीं सकते, तो उस केस में आप फिर इसका कट इन वोल्टेज कंसीडर नहीं करिएगा। लेकिन अगर सवाल में बताया गया है सिलिकॉन जर्मेनियम, तो फिर उसका आप कट इन वोल्टेज कंसीडर करके फिर आंसर निकालिएगा। तो नोट कर लीजिए, कल जो हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सवाल किए थे उसमें नहीं बताया गया था किस मटेरियल का बना है, तो उसमें हम लोगों ने कट इन वोल्टेज को कंसीडर नहीं किया था, पर अगर बताया गया है तो फिर आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मैं एक सवाल और प्रैक्टिस के लिए आपको कराता हूं, नोट कर लीजिए, और हो जाए तो बताइएगा, सवाल करेंगे मुझे। सवाल लगाऊं क्या बच्चों इस पे, डन है तो? यस सर। ठीक, एक देखिएगा इसी कॉन्सेप्ट पे है एक सवाल, ये देखिए तो, मिली एम्पियर में करंट बताना है सर्किट में। तो जो समय काफी लग गया, वैसे तुरंत आना चाहिए आंसर तो। 40 एम्पियर। कितना, 20 50 मिली 40 मिली एम्पियर। 40 मिली एम्पियर, ओके। 50 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर, ओके। बच्चों जैसे सवाल में बोला गया कि जो डायोड है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है ईएमएफ अज्यूमिंग पोटेंशियल बैरियर टू बी 0.5 वोल्ट, तो जैसे 4.5 आपने लगाया है, तो इस अकेले इस डायोड के अक्रॉस कितने का ड्रॉप हो जाएगा? 0.5 0.5 को से माइनस 0.5 करके का। इसको V इक्वल टू आई आर लगा के आ जाएगा। बिल्कुल, तो 0.5 का ड्रॉप तो इसके अक्रॉस ही हो जाएगा। अब 4.5 टोटल है, उसमें से 0.5 डायोड के अक्रॉस हो गया, तो बचा 4 वोल्ट, जैसे 4। और ये 4 वोल्ट किसके अक्रॉस रह जाएगा? 100 ओम के अक्रॉस। बच्चों ये बात समझ में आती है आपको, है ना? यस सर। यस सर। तो करंट कितनी हो जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 है डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 100 है। अब चूंकि सवाल में कहा है ये आंसर आएगा एम्पियर में, तो हमें मिली एम्पियर में निकालना है, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा, तो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 40 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा। किसी कुछ कंफ्यूजन हो बच्चों तो पूछ लीजिए। नो सर। हाँ बोलिए। नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, और करते हैं, देखिए इसी तरह का एक सवाल। आपसे ये करंट पूछ दिया है, सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी।
एम्पियर में ही आंसर कर दीजिएगा, करंट की वैल्यू इन एम्पियर। सर 2 into 10 की पावर -3 एम्पियर। 2 into 10⁻³ ओके यस सर। ओके। बच्चों हो तो जाना चाहिए अभी तक। अच्छा मुझे बता दीजिए किस ब्रांच से करंट फ्लो नहीं करेगा, कौन सी ब्रांच से करंट फ्लो नहीं जर्मेनियम करेगा? जर्मेनियम से जर्मेनियम नहीं वाले फ्लो से। करेगा। जर्मेनियम से सर। कारण क्या है वैसे न फ्लो करने का? सर रिवर्स सर रिवर्स बायस बायसिंग में सर इन्फिनिटी हो जाता है रेजिस्टेंस। बिल्कुल। तो देखिए रेजिस्टेंस इंफिनिटी है। हाँ, करंट यहां तक तो आएगी, यहां से डिवीजन होना होगा, पर इससे तो पास होगी नहीं। तो करंट पूरी की पूरी जितनी भी करंट आई है वो सारी की सारी डायोड से पास होके और ऐसे फाइनली ऐसे सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो फिर से एक बात देखिए, 2.7 है तो 2.7 में से 0.7 तो इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, तो बचा हुआ ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, तो इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा 2 वोल्ट का। तो इसमें जो करंट निकालेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 1 किलो मतलब 1000, यानी 2 इंटू 10 के पावर -3 एम्पियर या फिर 2 मिली एम्पियर, ऐसे करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसी कुछ डाउट हो बच्चों तो पूछ लीजिए। करंट की वैल्यू 2 मिली एम्पियर आएगी। ठीक है, बाकी जीनर डायोड वाले सवाल हैं तो फिर आगे करेंगे हम लोग। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, रेक्टिफायर। हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट, जो लोग लिख चुके हैं, रेक्टिफायर। और मुझे बताइए बच्चों रेक्टिफायर क्या होते हैं, व्हाट आर रेक्टिफायर्स? किसी के दिमाग में हो, कुछ कभी पढ़ा हो, कोई आइडिया हो आप लोग को, रेक्टिफायर क्या होता है? कन्वर्ट हाँ एसी टू डीसी। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों रेक्टिफायर्स ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें हम लोग डायोड का यूज करते हैं और ये डिवाइस ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं। ठीक है, यही है रेक्टिफायर। ठीक है, तो इट इज डिवाइस विच इज यूज फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। नोट कर लीजिए बच्चों। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। जानते हैं कि बच्चों कौन कौन से टाइप के रेक्टिफायर होते हैं? सर फुल वेव हाफ हाफ वेव। वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। बिल्कुल, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। बच्चों वैसे हाफ वेव और फुल वेव में अंतर क्या है, इसकी वर्किंग और इसकी वर्किंग में अंतर क्या होगा वैसे? सर तो उसमें हम लोग हाँ एक डायोड इस्तेमाल करते हैं हाफ वेव में, बिल्कुल बिल्कुल। और फुल वेव में सर 2 डायोड का इस्तेमाल करते हैं सर। ठीक ठीक। आउटपुट में क्या अंतर रहता है? जैसे इसको हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं और इसको फुल वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं? सर जैसे उसमें जो हम लोग का रिजल्ट होगा ना, वो एक मतलब अप डाउन करके अगर उसके देखेंगे हम लोग आएगा। इसमें सर लगातार चलते जाता है फुल वेव रेक्टिफायर में, उसका अगर आउटपुट देखते हैं तो। ठीक है, जैसे दोनों में देखिए एसी तो इनपुट जाएगा ही क्योंकि एसी को कन्वर्ट करना है डीसी में। तो जैसे ये मान लीजिए ऐसा है, तो हाफ वेव का आउटपुट कैसा आएगा? अगर कोई समझाना चाहे हाफ वेव का आउटपुट कैसा आएगा? सर एक ऊपर आएगा, नीचे वाले को सब लोग कांस्टेंट मतलब उसको डिनोट ही नहीं करते, ऊपर वाले को फिर डिनोट कर देंगे। हाँ, अगर बच्चों देखिए जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, केवल ये जो पहला पॉजिटिव है ये मिलेगा, फिर जो निगेटिव है ये नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव मिलेगा, फिर निगेटिव नहीं मिलेगा। तो ये हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है। मतलब ये डीसी तो बन गया पर आधा, मतलब ये पूरे लूप में से केवल आधा लूप ही डीसी में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। और फुल वेव रेक्टिफायर का आप मतलब समझ ही गए होंगे। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा कि दोनों कन्वर्ट होते हैं, जैसे ये भी होगा ये भी होगा, है ना। तो इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। कुछ इस तरह से फुल वेव रेक्टिफायर ऐसा मिलता है ना। तो पूरी वेव रेक्टिफाई हो गई है, पूरी वेव डीसी में कन्वर्ट हो गई, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। ये कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ये कहलाता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो बच्चों अब अगली हेडिंग पड़ जाएगी हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम समझेंगे और कैसे वर्क करता है ये भी देखेंगे। तो आप में से अगर कोई समझाना चाहे वर्किंग, फील फ्री, आप लोग भी बता सकते हैं अगर किसी को आता हो और समझाना चाहे, क्योंकि आसान है। अगर एक बार पहले कभी आपने पढ़ा होगा तो समझा देंगे। ये बच्चों हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। तो नोट करने से पहले
आप में से कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे बच्चों, कोई समझाना चाहे तो फील फ्री कि इस तरह से सर होगा, ये अलाउ करेगा, ये नहीं अलाउ करेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक मैं समझाता हूं। अच्छा देखिए क्या बच्चों, यहां पे ना एक ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के लेफ्ट एंड पे हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट ये एसी इनपुट देते हैं, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन से जो वोल्टेज आप इधर देते हैं वो इंड्यूस होकर इधर मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें भी मान लीजिए ये इंड्यूस हुआ और इंड्यूस होने के बाद इधर पॉजिटिव टर्मिनल बना और इधर निगेटिव टर्मिनल बना, ठीक है ना। इधर पॉजिटिव बना और इधर निगेटिव बना। तो जैसे इधर पॉजिटिव बनेगा करंट कुछ ऐसे फ्लो करने की कोशिश करेगी, करंट ऐसे फ्लो करने की कोशिश करेगी तो ये डायोड बन जाएगा फॉरवर्ड बायस में और ये करंट को अलाउ कर देगा। तो लोड से करंट ए से बी चली जाएगी, है ना, करंट को अलाउ कर देगा, करंट ऐसे फ्लो कर जाएगी। अब थोड़ी देर बाद साइकिल चेंज होगा, साइकिल चेंज होगा इसका, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका साइकिल भी चेंज होगा, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद की ये वाला एंड माइनस हो जाएगा, ये वाला एंड प्लस हो जाएगा। जब ये वाला एंड माइनस और ये वाला एंड प्लस होगा तो करंट फ्लो करना चाहेगी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, करंट इस तरह से जाना चाहेगी। जब करंट इस तरह से जाना चाहेगी तो बताइए बच्चों, डायोड इसको अलाउ करेगा या डायोड अलाउ नहीं करेगा करंट को? नहीं अलाउ करेगा सर। नहीं अलाउ करेगा, बिल्कुल। तो इससे करंट नहीं पास हो पाएगी, यानी जब ये वाला एंड पॉजिटिव ये वाला एंड निगेटिव होगा तो कुछ भी करंट नहीं मिलेगी, और जब ये वाला एंड पॉजिटिव ये वाला एंड निगेटिव तो आपको करंट मिल जाएगी। तो यानी जब आपने ऑल्टरनेटिंग साइकिल का ऐसा इनपुट डाला तो इस वाले पॉजिटिव वाले के लिए तो आपको मिल गया, मतलब यहां से लेकर यहां तक के लिए तो आपने कन्वर्ट कर लिया, पर ये जो निगेटिव वाला है इसकी जगह हमें करंट नहीं मिल पाती है, तो पूरा वेव रेक्टिफाई नहीं हो पाता, केवल हाफ वेव रेक्टिफाई हो पाता है, इसलिए हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो इसमें इनपुट आपका ये पूरा जाएगा, ऐसे पूरा ये इनपुट जाएगा और आउटपुट आपको ऐसे मिलेगा, हाफ वेव फिर कुछ नहीं, फिर हाफ वेव फिर कुछ नहीं, फिर हाफ वेव फिर कुछ नहीं, फिर हाफ वेव फिर कुछ नहीं, ऐसे आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए बच्चों, और बाकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें मैं कुछ अगर देखते हैं अगर कुछ लिखवा सकते हैं तो, बाकी डायग्राम से आप समझेंगे। हाँ बोलिए। सर इसमें पोलैरिटी अपने आप चेंज कैसे हो जाती है? पोलैरिटी इस पहले तरह से ऊपर चेंज आना होती है, पॉजिटिव, हाँ मैं बताता हूँ, पहले देखिए ऊपर पॉजिटिव हो जाती है, नीचे नेगेटिव। ये पूछ रहे हैं ना आप कि अब पहले पॉजिटिव यस नेगेटिव सर। था, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव यस पोलैरिटी सर। कैसे चेंज हो गई, मैं बताता हूँ। यस जब सर। आप इनपुट वोल्टेज लगाते हैं ना इधर, तो यस सर। इधर इनपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, मतलब इस तरह से वोल्टेज कन्वर्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, इस साइड, है ना। तो इस यस साइड क्या सर। होता है, जब मान लीजिए ये वाला चल रहा है, पॉजिटिव साइकिल चल रहा है, ठीक है, तो आप इधर मान लीजिए पॉजिटिव और इधर निगेटिव, तो इधर भी इंड्यूस हो जाता है उस साइड से पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि ये यस इंडक्शन सर। है, म्यूचुअल इंडक्शन है ना। और फिर यस सर। जब आप थोड़ी देर के बाद फिर साइकिल क्या होगा, साइकिल निगेटिव हो जाएगा। जब ये साइकिल निगेटिव होगा मतलब ये वाला होगा, है ना, निगेटिव में चला जाएगा मतलब इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो इंडक्शन की वजह से इसकी भी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो यस सर। यस सर। अप्लाइड सोर्स के हिसाब से म्यूचुअल इंडक्शन वाला इस वाले का भी चेंज होता रहेगा पोलैरिटी, जैसे जैसे इसका चेंज होगा वैसे वैसे इसका चेंज होगा। ओके सर। सर आपने कितना पढ़ा दिया? मैं क्लास जिसके अम, मैंने अभी ये नया तो आज वैसे हाफ ये रेक्टिफायर ही मैंने शुरू किया अभी नया, बाकी पिछली क्लास का कुछ रिवीजन करा रहा था और सवाल करा रहा था। जब बैक स्लाइड करना एक बार दिखा देना। ओके ओके, ये नोट कर लें फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ओके सर। बच्चों डायग्राम हो जाए आपके तो बताइएगा, फिर फुल वेव रेक्टिफायर करेंगे। सही से दोबारा समझा देना एक बार। हाँ समझाता हूँ मैं।
चलिए बच्चों, मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। सर अभी तक कितना करवा दिए, एक बात बता देना। ओके, आप अभी अभी सर से ज्वाइन हुई है। अच्छा अच्छा, अभी तो आप ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ये नया टॉपिक है आज का। बाकी मैं अभी पिछला रिवीजन करा रहा था और कुछ सवाल करा रहा था, तो मैं दिखा दूंगा आपको, आप इसको समझ लीजिए, ये नया टॉपिक है थोड़ा। तो ओके इसमें सर। हाफ वेव रेक्टिफायर इसको बोलते हैं। रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो हम इसमें इनपुट इस तरह से डालते हैं, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट इनपुट है और हमें डीसी मिलता है, ठीक है, इस तरह से। हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसी पूरा ऐसा, लेकिन आप डीसी का देखो आउटपुट तो आधे साइकिल का मिलता है, फिर कुछ नहीं मिलता, फिर आधे साइकिल का मिलता है, फिर कुछ नहीं मिलता, फिर आधा साइकिल, फिर कुछ नहीं, फिर आधा साइकिल, फिर कुछ नहीं। तो हाफ वेव ही मिल पाती, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। अब कैसे वर्क करता है इसको थोड़ा समझते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग एक डायोड यूज करते हैं, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर है और एक डायोड है। इधर लगा देते हैं हम लोग इनपुट ऑल्टरनेटिंग सोर्स। जैसे ही आप इधर इनपुट लगाएंगे, मान लीजिए इधर पॉजिटिव आ गया, इधर निगेटिव आया, इंडक्शन हुआ, इंडक्शन के बाद इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ठीक है। अब इधर पॉजिटिव तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस में है यहाँ पे, तो करंट को अलाउ करेगा, करंट ए से बी तक मिल जाएगी, सर्किट कंप्लीट करंट मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा साइकिल होगा तो दूसरे साइकिल में इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, उसकी वजह से इंडक्शन की वजह से इसकी भी पोलैरिटी चेंज होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव होगा तो करंट ऐसे फ्लो करने की कोशिश करेगी, पर करंट ऐसे जाएगी, यहाँ पे डायोड है, डायोड अलाउ नहीं करेगा करंट को इधर से इस तरह से पास होना। कारण क्या है? रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो इस वाले पार्ट में हमें कुछ भी करंट नहीं मिलेगी। तो यहां करंट मिलेगी, यहां कुछ करंट नहीं मिलेगी। फिर जब अगला साइकिल आएगा तो यहां से लेकर यहां तक हमें केवल इतनी करंट मिलेगी, इधर करंट नहीं मिलेगी। फिर अगला साइकिल होगा, फिर सेम चीज रिपीट होगी, फिर करंट मिलेगी, फिर करंट नहीं मिलेगी, है ना। तो इस तरह से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट होगा और आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। यही डायोड की बच्चों यूटिलिटी है कि डायोड केवल एक डायरेक्शन में करंट फ्लो को, मतलब एक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो को अलाउ करता है। तो इसका यूज करके हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, जीना डायोड बनाते हैं, एलईडीज बनाते हैं, फोटो डायोड बनाते हैं और ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं। ट्रांजिस्टर तो नहीं है हमारे सिलेबस में अभी, लेकिन ये यूटिलिटी है कि एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है ये। चलिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आज हम लोगों ने क्या क्या किया है, तो आप लोग हिसाब से पेज छोड़ दीजिएगा। देखिए हम लोगों ने शुरुआत यहां से की, तो ये डिफरेंसेस हैं, मोस्टली सारे सर हम डिफरेंसेस। सिलिकॉन और जर्मेनियम वाले क्वेश्चन तक थे। अच्छा, सिलिकॉन और जर्मेनियम तक थे आप लोग, ओके ओके। अच्छा, तो उसके बाद मैंने एक सवाल कराया है इसका एप्लीकेशन सिलिकॉन जर्मेनियम का, और फिर यहाँ पे एक सवाल कराया है, ये है, और इसके बाद ये हाफ वेव रेक्टिफायर किया है। ओके थैंक यू सर। हाँ, अब अगली हेडिंग डाल दी बच्चों, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जैसा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरी वेव रेक्टिफाई हो जाएगी। थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको फुल वेव रेक्टिफायर, ध्यान से देखिएगा। फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग 2 डायोड यूज करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड था, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होंगे, ठीक है। दोनों सेम तरीके से कनेक्ट करिएगा, मैं बस ऐसे बता रहा हूं ताकि आपको डायग्राम याद रहे। दोनों सेम तरीके से कनेक्ट करिएगा, ठीक है, दोनों डायोड को। उसके बाद ये बीच में ऐसा एक ट्रांसफार्मर है ना, बीच में इधर से एक वायर जाके ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हो जाती है, यहाँ पे भी बीच में एक वायर जाके ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर है इसको बोला जाता है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ठीक है। इस वाले ट्रांसफार्मर को बोलते हैं हम लोग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर ही है जो इसमें इसको कैपेबल बनाता है कि पूरी वेव को रेक्टिफाई करे। कैसे सर? देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपने ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया, इंडक्शन हुआ, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। पॉजिटिव हुआ तो करंट ऐसे फ्लो करना शुरू करेगी, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है, करंट को अलाउ करेगा, करंट जाएगी, यहां पहुंचेगी। यहां से करंट के पास 2 ऑप्शन है, एक तो करंट इस तरह से चली जाए या तो करंट इधर से पास हो जाए। तो मुझे बताइए बच्चों, इस केस में D2 से करंट पास हो पाएगी या करंट नहीं पास हो पाएगी? D2 से नहीं होगी सर, नहीं होगी, क्योंकि ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, इसलिए इससे कोई करंट पास नहीं होगी। करंट ऐसे आएगा और यहाँ पे करंट इस तरह से पास करके यहाँ पे पहुंच जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपका लोड है ना, ये लोड रेजिस्टेंस है, इसमें आप देखें तो करंट का डायरेक्शन A से B है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन A से B है ना। अब दूसरे हाफ के लिए डिस्कशन करते हैं।
तो पहले ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, अब चेंज होगा साइकिल, है ना, तो पोलैरिटी चेंज होगी, पोलैरिटी चेंज होगी, इधर भी पोलैरिटी चेंज होगी, ये माइनस हो गया, ये थोड़ी देर बाद प्लस हो गया, तो करंट इधर से फ्लो करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो बच्चों D2 अलाउ करेगा करंट को फ्लो करना या नहीं अलाउ करेगा D2 इस केस में? अलाउ करेगा। अलाउ करेगा, D1 तो नहीं करेगा। फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, बिल्कुल। फिर करंट के पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, करंट ऐसे जाना, तो D1 अलाउ करेगा बच्चों करंट को जाना? नहीं करेगा सर, रिवर्स है। रिवर्स बायस है, तो ये अलाउ नहीं करेगा, तो करंट इसे फ्लो नहीं करेगी, तो करंट पूरी की पूरी फिर से एक बार ऐसे ही फ्लो कर जाएगी इस वाले में A से B, तो इस वाले में भी करंट फिर हमको मिल जाएगी A से B, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट सोर्स है, लगातार पोलैरिटी चेंज कर रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे भी पोलैरिटी चेंज हो रही है, पर हर पोलैरिटी में करंट देखा गया तो A से B ही मिल रही है, ठीक है। यानी करंट हर साइकिल के बाद अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। तो आप लगा रहे हैं ऐसे साइकिल, ठीक है, ऐसे साइकिल लगा रहे हैं और हर बार आपको A से B, A से B, A से B ऐसे ही करंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट है। अच्छा बच्चों, ये D1 D2 क्या कर रहे हैं, जैसे पहला D1 है क्योंकि D1 से करंट अलाउड है फ्लो करना, इसलिए D1। दूसरा D2 है, दूसरे साइकिल में D2 से करंट अलाउड है फ्लो करना, इसलिए D2 लिख रहे हैं, फिर D1 D2 ऐसा अल्टरनेट चलता चला जाएगा। दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। डन सर। ठीक, भी नहीं हुआ सर। लिखिए। जो लोग लिख चुके हैं बच्चों, अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, फिल्टर सर्किट। और आप में से कोई समझाना चाहे बच्चों कि फिल्टर सर्किट क्या होता है, केवल फंक्शन बता दीजिए, मतलब काम क्या करता है फिल्टर सर्किट, इसी का पार्ट है रेक्टिफायर का ही। करेंगे बच्चों, अगला फिल्टर सर्किट करें ड्रॉ। यस सर। चलिए, थोड़ा सा बच्चों मैं समझाता हूँ फिल्टर सर्किट क्या होता है और क्या काम करता है, उसके बाद आप लोग को आगे की कहानी समझ आ जाएगी। देखिए, पहले समझते हैं कि ये जो हमें आउटपुट मिलता है ना डीसी का, इसमें कुछ एसी का भी फ्रैक्शन रहता है, ठीक है। एसी रिपल्स मिलते हैं हमको, तो डीसी तो मिल जाता है पर डीसी के साथ साथ कुछ एसी रिपल्स भी मिलते हैं। तो डीसी तो मिलता है हम लोग को, पर डीसी के साथ साथ कुछ एसी रिपल्स भी मिलते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं प्योर डीसी, हम एसी रिपल्स नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं फिर देखिए, थोड़ा सा हम लोग एक सर्किट कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका रेक्टिफायर, इस रेक्टिफायर के अक्रॉस ये इनपुट वोल्टेज हम लोग देते हैं, ठीक है। तो हमें ये एक्स वाई ये आउटपुट मिला, पर ये आउटपुट है जिसमें कि डीसी के साथ साथ एसी रिपल्स भी हैं। हम चाहते हैं पूरा डीसी, तो देखिए हम क्या करते हैं,
जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि एसी रेक्टिफायर लोड रेजिस्टेंस, तो इसमें डीसी मिलना चाहिए, पर कुछ एसी रिपल्स होते हैं, तो एसी रिपल्स हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रेक्टिफायर के साथ हम लोग फिल्टर सर्किट लगाते हैं। फिल्टर सर्किट है कुल मिला के एक कैपेसिटर जो लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो फिल्टर सर्किट क्या है, फिल्टर सर्किट में एक कैपेसिटर होता है और उस कैपेसिटर को हम लोग लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगा देते हैं। तो ये फिल्टर सर्किट एसी रिपल्स को फिल्टर आउट करके और डीसी कंपोनेंट को केवल लोड रेजिस्टेंस से भेजता है। पर सर ऐसा क्या होता है कि कैपेसिटर एसी कंपोनेंट को फिल्टर आउट कर देता है, कैसे होता है, मैं समझाता हूं थोड़ा सा। देखिए बच्चों, जो आप लोगों को पता होगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो हम लोग लिखते हैं, बच्चों किसी को याद है क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला, एक्सी बराबर, अगर याद हो बताना वन चाहें। बाय ओमेगा सी। ओमेगा सी होता है सर। बहुत बढ़िया। यस सर। तो ये बन जाएगा 1/2 पाई इंटू एफ सी, ठीक है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि डीसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, मतलब एक सेकंड में डीसी करंट कितनी बार पोलैरिटी चेंज करती है, डीसी करंट 0। यानी बच्चों डीसी करंट के लिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डीसी के लिए, 0। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगी, Infinite. इनफाइनाइट इनफाइनाइट। हो जाएगी। यानी डीसी के लिए जो कैपेसिटर होगा वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। अब इधर से जो हमारा करंट आ रहा है इसमें एसी है, रिपल्स है और डीसी है, ठीक है, एसी के रिपल्स हैं और डीसी है। जब इसको पास करेंगे हम लोग कैपेसिटर से, तो ये दोनों एसी और डीसी दोनों कोशिश करेंगे कि कैपेसिटर से पास हो, पर कौन सी वाली इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट है जो पास होगा इस कैपेसिटर से, एसी या एसी डीसी? रिपल्स। एसी रिपल्स पास AC। होंगे, बिल्कुल। क्यों बच्चों एसी रिपल्स ही क्यों पास होंगे, डीसी क्यों नहीं पास होगा, कारण क्या है डीसी के ना पास होने का? डीसी के लिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट इनफाइनाइट है, बिल्कुल। डीसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट है, तो डीसी तो एसी प्लस डीसी आएगा, एसी इससे निकल जाएगा क्योंकि एसी के लिए कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा और डीसी वाला जो कंपोनेंट है वो सीधा निकल जाएगा, लोड रेजिस्टेंस से मिलेगा, ठीक है। तो एसी प्लस डीसी रिपल्स आते हैं और वो केवल जो लोड रेजिस्टेंस से पास होता है केवल डीसी एसी वाले फिल्टर आउट हो जाते हैं, इसलिए इसको फिल्टर सर्किट नाम दिया जाता है। तो जो आपको मिलेगा है ना आउटपुट विद कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, वो कुछ इस तरह से सर्किट आप इस तरह से कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। ये ठीक है, एग्जैक्ट हमको डीसी थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्चुएटेड डीसी कुछ इस तरह से मिलता है हम लोग को। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन। तो फिल्टर सर्किट कैसे दिखता है वो पता होना चाहिए, कैपेसिटर को लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर उसका एक्सप्लेनेशन कि एसी कैसे फिल्टर आउट हो जाता है, डीसी कैसे मिल जाता है हमको, और फिर फाइनल फिल्टर सर्किट लगाने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो लिख लीजिएगा। सर। आवाज नहीं आ रही है सर सर आपकी। आवाज नहीं आ रही। सॉरी हाँ, मैं कह रहा था कि ये हम लोग का रेक्टिफायर था। क्या होता है रेक्टिफायर, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। दो टाइप के रेक्टिफायर, हाफ वेव फुल वेव। हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा, फुल वेव कंप्लीट वेव को रेक्टिफाई करेगा। फिर उसके बाद याद रखना है हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड, एक डायोड। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर।
फिर फिल्टर सर्किट क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम लोग फिल्टर सर्किट कहते हैं। फिल्टर सर्किट करता क्या है, एसी रिपल्स को रिमूव करता है डीसी से, ताकि जो भी एसी के साथ मतलब जो आउटपुट के साथ कुछ अगर एसी रिपल्स आ गए हो तो वो भी फिल्टर आउट हो जाए। किस तरह से होता है वो मैंने आप लोग को समझा दिया। अगली हेडिंग डाल दीजिए, जीनर डायोड। रुक जाइए सर। लिखिए लिखिए बच्चों, किसी को कुछ भी जानकारी हो जीनर डायोड के बारे में बताना चाहें तो बताइए, क्या होता है जीनर डायोड। चलिए मैं समझाता हूं थोड़ा सा आप लोग को जेनर डायोड के बारे में। बच्चों बदलूं ये स्लाइड, लिख लिया हो अगर आपने तो। हाँ सर। यस सर। ठीक। जेनर डायोड के बारे में पढ़ते हैं। एक सवाल पूछा गया था इसी पे, वो सवाल कर लेते हैं। हाँ देखिए बच्चों, थोड़ा बताइए आंसर तो। कैपेसिटर। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। बच्चों एक आप श्योर Yes, है ना, sir. ये सवाल पढ़ के आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि कैपेसिटर है यस जो सर। एसी Yes, रिपल्स sir. को Yes, हटाता sir. है। बाकी लोड रेजिस्टेंस sir. तो उसके अक्रॉस आउटपुट लेते हैं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर मदद करता है फुल वेव को रेक्टिफाई करने में। पीएन जंक्शन डायोड भी मदद करते हैं। तो कैपेसिटर है जो एसी रिपल्स को फिल्टर आउट कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, जेनर डायोड। थोड़ा सा जेनर डायोड पढ़ते हैं क्या होता है और फिर इस पे सवाल करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जेनर डायोड, तो पहले जेनर डायोड बनाते कैसे हैं तो जेनर डायोड बनाने के लिए बच्चों हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन लेते हैं। मतलब कि नॉर्मल डोपिंग जो होगी उससे ज्यादा डोपेंट मिलाते हैं। ठीक है, पीएन जंक्शन बनाने के लिए तो हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन लेते हैं। ठीक है, जेनर डायोड बनाने के लिए हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन। सर उस ट्रांसफार्मर का क्या आप पीछे वाले पे एग्जांपल एक लिखा था ना, हाँ हाँ, जो उसमें से उसका जरा एक और यूज बताइएगा किसका? सर। उसमें एक 3 एग्जांपल लिखा था ना, तो एक और टैप करके लिखा था सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। हाँ सेंटर टैप का। सर उसका यूज एक बार बता दीजिए। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यही है, मैं दिखाता हूं आपको। ये है, तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर और डायोड। सेंटर टैप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ट्रांसफार्मर के सेंटर पे आप कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। अब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर और डायोड्स ये मिलकर रेक्टिफायर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इनका अगर पर्पस पूछा जाएगा तो ये कंपोनेंट्स मिलके फुल वेव को रेक्टिफाई करने में मदद करते हैं। ठीक है, और जो फिल्टर सर्किट में ये जो कैपेसिटर है ये फिल्टर का काम करता है। ये एसी रिपल्स को हटाता है, एसी प्लस डीसी के मिक्सचर में से एसी को हटाता है, तो ये कैपेसिटर का काम हो गया। और सेंटर टैप और डायोड मिलके रेक्टिफाई करने का काम करते हैं, है ना। चलिए, तो जेनर डायोड क्या होते हैं? हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन है। अब उसके बाद अगला, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान सुनिएगा। इट इज अ स्पेशल पर्पस डायोड डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन द ब्रेकडाउन रीजन एंड यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेशन। सिंबल ऑफ जेनर डायोड इज लाइक दिस। तो आप ऐसा नॉर्मल पीएन जंक्शन का ऐसा ड्रॉ करते हैं, जेनर डायोड का ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, Z है ना, तो जेनर डायोड का कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं। पहला स्टेटमेंट है कि हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट होगा। ध्यान रखिएगा, रिवर्स बायस में ऑपरेट होगा। रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है इसीलिए ब्रेकडाउन रीजन आ पाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज आ पाता है। तो लेकिन सर इसको क्यों ऐसा हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज में ही क्यों इसको यूज करते हैं, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो जेनर डायोड है इसका मेन पर्पस है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, लेकिन सर वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करता है? देखिए, रिवर्स बायस में होगा, मतलब अगर आप वोल्टेज वर्सेस करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे, है ना। और ये पॉइंट आपका कहलाता है ब्रेकडाउन। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाता है ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन के बाद ही काम करता है ना। अच्छा, तो ब्रेकडाउन रीजन में ही क्यों काम करता है, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज के आने के बाद ही सर क्यों काम करता है? क्योंकि इसको हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। पर सर
इसके बाद काम करने में वोल्टेज रेगुलेटर कैसे बन जाएगा? देखिए, वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या होगा कि जीनर डायोड, जिस लोड के अक्रॉस आप जीनर डायोड कनेक्ट कर देंगे उसके अक्रॉस पोटेंशियल में फ्लक्चुएशन नहीं होगा। मतलब कुछ भी आउटपुट में करंट बढ़े या घटे, लोड के अक्रॉस कुछ नहीं बढ़े घटेगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए यहां पे ना फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज। इधर से एक रेजिस्टेंस है और इधर हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है जीनर डायोड, ठीक है, ऐसे करके एक जीनर डायोड हम लोगों ने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और इधर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, तो हमारा ये डिवाइस है, दिस इज आवर डिवाइस, ये कुछ भी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और इसको हमें सेफ रखना है, बचाना है, ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इधर से फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है और ये कोई नॉर्मल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वायर है, वायर से आप कनेक्ट कर रहे हैं जीनर डायोड को। तो जिस डिवाइस को आप सेफ रखना चाहते हैं उसके पैरेलल में जीनर डायोड को कनेक्ट करते हैं। कैसे सर, जीनर डायोड कैसे इस रेजिस्टेंस को बचाता है? तो देखिए होगा क्या, मान लीजिए यहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ, ठीक है, अगर जीनर डायोड नहीं होता, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जीनर डायोड यहां पे नहीं है प्रेजेंट, ठीक है, जीनर डायोड नहीं है और यहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा, वोल्टेज फ्लक्चुएट होकर मान लीजिए वोल्टेज बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो इससे पास होने वाली करंट बढ़ जाएगी, इससे पास होने वाली करंट बढ़ जाएगी तो इससे पास होने वाली करंट बढ़ जाएगी और डिवाइस डैमेज हो सकता है। अब अगर जीनर डायोड है और वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ, तो वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा तो इसमें करंट बढ़ जाएगी, ठीक है, इसमें करंट बढ़ जाएगी तो जीनर डायोड से पास होने वाली करंट बढ़ जाएगी, ठीक है, पर इसके अक्रॉस वोल्टेज में कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों सर, इसके अक्रॉस वोल्टेज में अंतर क्यों नहीं आएगा? जब करंट बढ़ जाएगी तो वोल्टेज में अंतर आना चाहिए ना, वोल्टेज ही बढ़ जाना चाहिए। नहीं, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है। ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करने से क्या होता है, देखिए ये ब्रेकडाउन रीजन है ना, और ये वाई एक्सिस में करंट है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे करंट का ऑर्डर है कुछ लेट्स से 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, एक ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। और देखिए मान लीजिए मैं करंट की वैल्यू रख देता हूं यहां पे लेट्स से 100 माइक्रो एम्पियर, 100 टाइम्स ज्यादा करंट की वैल्यू रख देता हूं, ठीक है। इस 100 माइक्रो एम्पियर करंट का जो इंक्रीमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप वोल्टेज का इंक्रीमेंट देखिए, है ना, तो वोल्टेज बहुत ही कम बढ़ा है, करंट 100 टाइम्स हो गई पर वोल्टेज में इंक्रीमेंट बहुत कम है, ठीक है। तो जब भी डायोड ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है, ये वाला जो रीजन है ये ब्रेकडाउन रीजन है क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद आ रहा है, तो जब भी डायोड ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करेगा, अगर आप उससे पास होने वाली करंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तब भी वोल्टेज में बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज की वजह से यहां पे करंट बढ़ा, यहां पे करंट बढ़ा तो जीनर डायोड से पास होने वाला करंट बढ़ा, पर वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड ये रहा फिक्स, ये चेंज नहीं हुआ, ये रहा फिक्स। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स रहेगा तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज फिक्स रहेगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स रहेगा तो इससे पास होने वाली करंट भी ऑलमोस्ट फिक्स रहेगी। तो अगर यहां पे 100 टाइम्स भी करंट बढ़ेगा तो यहां पे बढ़ने वाली करंट बहुत कम होगी, क्योंकि 100 टाइम्स करंट बढ़ने के बाद भी जो वोल्टेज में इंक्रीमेंट है वो बहुत कम है, तो इसमें वोल्टेज का इंक्रीमेंट बहुत कम होगा, तो डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज का इंक्रीमेंट बहुत कम होगा, तो डिवाइस से पास होने वाली करंट भी बहुत कम बढ़ेगी, और बहुत कम अगर करंट बढ़ेगी तो डिवाइस सेफ रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट होकर जीनर डायोड के अक्रॉस जो डिवाइस कनेक्ट करते हैं वो सेफ रहता है। मैं एक सवाल भी आप लोगों को कराऊंगा, आप पहले ये नोट कर लीजिए।
बच्चों लिख लिए हो तो बताइएगा, फिर सवाल किया जाएगा किस पे। बच्चों रेडी हो तो बताइएगा, सवाल करेंगे। हो गया सर। ठीक। डन सर। ठीक। बच्चों देखिए, एक सवाल कराता हूँ मैं आप लोग को ना, तो थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा। जो अभी समझाया गया है वो कैसे वैलिड है, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी आपको। जैसे मान लीजिए बच्चों कि ये एक सर्किट है और इसमें फ्लक्चुएटिंग इनपुट लगा दिया गया है ना, ऐसा वोल्टेज लगा दिए जो कम ज़्यादा होते रहता है। तो किस तरह से ये वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक ऐसे ही डेटा ले लेता हूँ कि हम मान लीजिए एक जीना डायोड यूज़ कर रहे हैं और इस जीना डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है लेट्स से वो 10 वोल्ट है। ठीक है, हर सवाल में जो भी इस पे सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं बन पाएंगे। तो जहां पे भी आपको जो जीना डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज दे वो उस वैल्यू को फिक्स मानना है, और जो जीना डायोड का वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वही इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, इस साइड कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी करंट बढ़ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, इसके अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट ही फिक्स रहेगा। जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा जीनर का वही इसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं बोलता हूं एक फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, एक मोमेंट पे इस वोल्टेज की वैल्यू कुछ इस तरह से 50 वोल्ट है, और ये रेजिस्टेंस ले लेता हूं मैं 10 ओम। ठीक है, जीना डायोड लगा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेता हूं मैं कुछ, लेट्स से 5 ओम ले लेता हूं। ठीक है, तो मुझसे पूछ दिया गया बताइए करंट आई कितना होगा, मतलब इस लोड से कितना करंट निकल रहा होगा, जीना डायोड से कितनी करंट जा रही होगी, लोड से कितनी करंट जा रही होगी। ठीक है, ये सवाल में पूछ दिया गया। तो चूंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है, यानी कुछ भी इधर हो जाए, जीनर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 10 वोल्ट है। अब आपने इधर 50 लगा दिया है, इधर 10 फिक्स हो गया है, तो मुझे बताइए बच्चों इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। 50 आपने लगाया है, इधर 10 फिक्स है, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, 10 ओम के अक्रॉस ड्रॉप 40 होगा। बिल्कुल ठीक बात है 40 है ना, 40 वोल्ट होगा। मैं आपसे पूछ दूं अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 40 वोल्ट है तो बताओ इससे करंट कितनी फ्लो करेगी, आई की वैल्यू। 4 एम्पियर 4 एम्पियर। पोटेंशियल एम्पियर। डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, आंसर आ गया 4 एम्पियर। तो इससे पास होने वाली करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है। अब बच्चों देखिए क्या होगा, यहां पे आके करंट को डिवाइड होना पड़ेगा, 4 एम्पियर डिवाइड होगी तो कुछ करंट का हिस्सा इधर से जाएगा, कुछ करंट का हिस्सा इधर से जाएगा। तो मुझे बता सकते हैं बच्चों इससे पास होने वाली करंट की वैल्यू कितनी होगी, लोड से। किसी को क्लिक हो रहा हो बच्चों, अगर बताना चाहें कितनी होगी लोड से पास होने वाली करंट। 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। कैसे सर, देखिए करंट बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय क्योंकि रेजिस्टेंस। वोल्टेज फिक्स है। हाँ वोल्टेज फिक्स है, 10 वोल्ट जीनर लगा हुआ है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है, तो 2 एम्पियर करंट इससे पास कर जाएगी लोड रेजिस्टेंस से। अच्छा जीनर से कितनी पास होगी, 4 आ रही थी, 4 में से 2 इधर चली गई,
तो जीनर से कितनी दो पास होगी एम्पियर करंट? 2 दो एम्पियर। एम्पियर 2 एम्पियर पास होगी, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए सेम सब कुछ सेम रहता है, ठीक है, और ये जो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज बच्चों, ये 50 से बढ़ करके 100 हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, 50 से बढ़ के ये वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज 100 हो गया। अगर ये 50 से फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज बढ़ के 100 हो गया तो जीनर के अक्रॉस पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, मैंने आपको समझाया 10 ही रहेगा। तो मुझे बताइए बच्चों, यस सर इससे पास होने वाली करंट कितनी होगी? ये इस 9 वाले एम्पियर 9 एम्पियर 9 एम्पियर 9 एम्पियर, क्योंकि जब ये 50 से 100 होगा, ये तो 10 फिक्स रहा, ये 40 से हो जाएगा 90। ठीक है, तो इससे जो पास होने वाली करंट होगी I बराबर V डिवाइडेड बाई R, वो 9 एम्पियर हो जाएगी। बोलिए ठीक है बच्चों, यस सर ये 9 एम्पियर हो जाएगी। अच्छा, इससे पास होने वाली करंट बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या? सेम रहेगी सर सेम नहीं रहेगी, पड़ेगा सर है सेम ना? रहेगी तो ये 2 एम्पियर रहेगी। अब 9 एम्पियर है, 2 इधर चली जाएगी, तो इससे पास होने वाली करंट 2 एम्पियर से 7 कितनी? एम्पियर 7 एम्पियर हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? यस सर तो जीनर डायोड के लगे होने की वजह से देखो, इसका फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज 50 से 100 हो गया, इसमें करंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, पर लोड से बढ़ जाने वाली करंट की वैल्यू नहीं बढ़ी, क्योंकि जीनर डायोड मेड श्योर कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहे। यही पर्पस होता है जीनर डायोड का। बोलिए समझ में आया आप सबको? यस सर एक ऐसे ही इस पे बेस्ड अब एक न्यूमेरिकल करेंगे तो और आपको क्लैरिटी आएगी। हो गया बच्चों? सवाल लगाऊं मैं अगला? सर अभी नहीं हुआ। लिखिए लिखिए, इसमें आप पूरा समझा लीजिएगा कि 50 से 100 होने के बाद भी जो लोड रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट है वो सेम रही, इससे पास होने वाली करंट बढ़ गई, ठीक है, जीनर डायोड से पास होने वाली करंट बढ़ गई, पर लोड हमारा सेफ रहा, जो हमारा डिवाइस है वो सेफ रहा। चलिए एक सवाल करते हैं बच्चों इसी पे, जीनर डायोड पे। देखिए थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और बताइएगा आंसर। ये देखिए,
नी करंट बच्चों दे रखा है 5 मिली एम्पियर। नी करंट का मतलब होता है जैसे ये ऐसा है, ऐसे, तो ये जो इस मोमेंट पे करंट है वो नी करंट है, 5 मिली एम्पियर दे रखा है, ठीक है। यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जो करंट है वो 5 मिली एम्पियर है। तो जब इसके क्रॉस वोल्ट ये है तो इससे जो पास होने वाली करंट है 5 मिली एम्पियर, ठीक है। सर ये ऑप्शन। लास्ट वाला आ रहा है। यस सर। सर मेरा सर 150 आ रहा है सर। हेलो हाँ हाँ, सर, मेरा 150 आ रहा है सर, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। 150 ओम आ रहा है, हाँ ठीक है। करते हैं सॉल्व, और लोग भी कर लीजिए बच्चों। चलिए आइए बच्चों, देखिए जीनर वोल्टेज दे रखा है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट का मतलब है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो 6 वोल्ट का होने वाला है। अगर इसके क्रॉस 6 वोल्ट का होगा तो बच्चों थोड़ा सा मदद करिए, आप लोग बताइए 50 ओम के क्रॉस कितना होगा। अगर इसके क्रॉस 6 का है तो 50 ओम के क्रॉस कितना होगा? 4 होगा सर। 4 ओम 4 वोल्ट का। वोल्ट। 4 वोल्ट का होगा। तो बच्चों मुझे बता सकते हैं क्या कि इससे पास होने वाली करंट की वैल्यू कितनी होगी? आई थ्रू 2/25। 2/25। 2/25, ठीक है। अब बच्चों ये एम्पियर में है, चूंकि ये मिली एम्पियर में, तो इसको भी मैं मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 25, 25 चौके 100, ये 40 दूनी 80। बोलिए ठीक है ना बच्चों, 80 मिली एम्पियर आ जाएगी। कंफ्यूजन तो नहीं ना यहाँ तक? ये यहाँ तक तो हम लोग पढ़े ही थे कि 80 मिली एम्पियर हाँ सर। करंट आएगी। हाँ अच्छा, सर। यानी इससे पास होने वाली करंट की वैल्यू 80 मिली एम्पियर है। और जीना डायोड 80 मिली में से जीना डायोड से कितनी पास हो जाएगी? 5 मिली एम्पियर है, 5। क्योंकि नी बोला गया है कि नी करंट 5 मिली एम्पियर है। तो नी करंट 5 मिली एम्पियर, तो जीना डायोड से पास होने वाली करंट 5 मिली एम्पियर हो जाएगी। तो मुझे बता सकते हैं क्या कि रेजिस्टेंस से कितनी पास होगी? 80 टोटल है, 5 जीनर से चली गई तो 75। 75 मिली एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और मुझे बता सकते हैं क्या बच्चों, ये जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड 6 रेजिस्टेंस 6 6 होगा सर, वोल्ट, 6। ठीक है। तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू है 75 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालना है। तो बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस बराबर 6 डिवाइड बाई 75 और 1000 ऊपर लिख देते हैं। फिर 25 3 और 25 चौके 40 और 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 80 दूनी 40 दूनी 80 ओम, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों। अब मुझे बताइए कि आप लोग कहाँ सर हमने ना वहाँ पे उसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट नहीं किया था। अच्छा अच्छा, 2/25 है ना, हाँ तो हाँ, उसको कन्वर्ट नहीं किया था, तो उसकी वजह से आंसर दूसरा आ रहा था। ओके। तो फिर 2/25, तो फिर 5 मिली एम्पियर यहाँ पे घट ही नहीं पाएगा, क्योंकि 2/25 5 से कम हो जाएगा, फिर ये घट नहीं पाएगा हाँ यहाँ पे। सर, चलिए ठीक है, उसको कन्वर्ट नहीं किया था। ठीक है बच्चों। और बाकी लोग बताइए अगर कुछ कहीं पे फंस गए हो कि सर ये क्यों कर दिया आपने, पूछ लीजिए।
तो अगली क्लास लेंगे क्या आप? हाँ जी सर। ओके सर। पर अगली क्लास में ना बहुत ज़्यादा ऐसा बचेगा नहीं मेरे हिसाब से, ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, एक आध कोई टॉपिक रह जाएगा, देखते हैं कितना बचता है, उसके हिसाब से फिर कॉल लेते हैं हम लोग। बच्चों ये देखिए एक और सवाल है सेम कॉन्सेप्ट पे, सर करिए। हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए। सिलेबस तो लगभग पूरा हो गया होगा सारा। हाँ डन है ऑलमोस्ट। सर आज आखिरी क्लास होगी आपकी? हाँ सर लास्ट क्लास होगी आपकी आज? हाँ लास्ट क्लास होगी बिल्कुल आज। और अगर इस वाली क्लास में हमारा नहीं हुआ, जो कि मुझे लगता नहीं कि होगा, थोड़ा थोड़ा सा एक आध टॉपिक कोई रह जाएगा, तो अगली क्लास में कर लेंगे नोट ओके बच्चों। सर। हाँ बताइए इसका थोड़ा सा आंसर। करंट थ्रू जीना डायोड बताना है। सर फिर जल्दी छोड़ोगे आज? हाँ थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा आपको। धन्यवाद। सर सेकेंड ऑप्शन 3.33 मिली एम्पियर। ओके कुछ और किसी का कुछ आया है आंसर? चलिए जिन्होंने आंसर निकाला बेटा एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप, कैसे किया आपने, क्या सोचा? सर पहले जीना डायोड का 10 वोल्ट है, ठीक तो है, R1 के अक्रॉस 5 वोल्ट बचेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो आई आ जाएगा 1/100। एक सेकंड ना, एक सेकंड बस। तो ठीक बात कह रही हैं कि सर देखिए ये जीना डायोड लगा हुआ है इधर इसके पैरेलल में, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो 100% 10 वोल्ट ही रहेगा। तो बचा हुआ जो पोटेंशियल है वो इसके अक्रॉस रहेगा 5 वोल्ट के अक्रॉस, सॉरी 500 ओम के अक्रॉस 5 वोल्ट रहेगा। तो इससे करंट कितनी पास होगी? V डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी 1/100, यानी 10⁻² एम्पियर। ठीक है, या बच्चों आप इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो 10 मिली एम्पियर। ठीक है, इतनी करंट पास होगी 10 मिली एम्पियर। फिर अब R2 के अक्रॉस से करंट निकाल लेंगे और उसको आई से माइनस कर देंगे, बिल्कुल वो डायोड के पास आ जाए। एब्सोल्युटली। तो 10 मिली एम्पियर यहाँ से पास होगी। अब फिर हमें निकालना है कि बताइए इससे कितने करंट पास होने वाली है। तो इसका हमें रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर लें, तो इससे पास होने वाली करंट निकाल देते हैं। तो इससे पास होने वाली करंट कितनी होगी? I बराबर V बाई आर। तो V है 10 और रेजिस्टेंस है 1500। अब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मिली एम्पियर में निकालना है। तो ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 5 3 20/3, 20/3 मतलब हो जाएगा 6.67 एम्पियर। ठीक है, सॉरी 6.67 मिली एम्पियर। ठीक है, तो 10 मिली एम्पियर इधर आ रही थी, उसमें से 6.67 इधर चली जाएगी। ठीक है, तो बची हुई 3.33 मिली एम्पियर।
ये जीना डायोड से चली जाएगी, तो 3.33 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा। और बच्चों किसी का आया था ये आंसर? बी ऑप्शन सही है। चलिए डन सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा, और मैं कुछ डिस्कशन करता हूँ, फिर वापस से सवाल करेंगे। अगली हेडिंग डाल दीजिए, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडीज। और किसी को कुछ जानकारी हो बच्चों एलईडी के बारे में बताना चाहें तो बताइए। एलईडी बल्ब तो हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज ही करते हैं ना, अब तो सर कन्वेंशनल। अभी वो हुआ नहीं था, बैक कर दीजिए ओके स्लाइड ओके प्लीज। ओके, लिखिए लिखिए लिखिए। ठीक, अगली रीडिंग डाल दीजिए बच्चों, एलईडीज, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक, आइए एलईडीज के बारे में समझते हैं। पहली चीज कि लाइट एमिटिंग डायोड जो हम बनाते हैं वो पीएन जंक्शन है, ठीक है, और हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन लेते हैं एलईडीज बनाने के लिए, ठीक है, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन लेंगे और इस हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यानी पी कनेक्ट होगा पॉजिटिव से और एन कनेक्ट होगा नेगेटिव से। तो एलईडीज विल ऑलवेज बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और हाईली डोप्ड। हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन और फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जब फॉरवर्ड बायस में आप कनेक्ट करेंगे और सर्किट को कंप्लीट करेंगे, मतलब करंट फ्लो करना शुरू करेगी, तो देखिए क्या होगा बच्चों कि होल्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं पी साइड, चूंकि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो पॉजिटिव मूव करेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव ताकि अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम कर पाएं। और यहाँ पे है एन यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। और ओवरऑल जो करंट फ्लो करेगी वो कुछ इस तरह से फ्लो करेगी, ठीक है ना। करंट ओवरऑल इस तरह से फ्लो करेगी। मान यस लीजिए सर। बैटरी ऐसे है तो इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगी, है ना। तो होगा क्या बच्चों कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और रिकंबाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे है वैकेंसी, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये मूव करेंगे, मूवमेंट की वजह से कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन करेंगे तो हो बेसिकली क्या रहा होगा, देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जो वैकेंसी है यानी होल जो कि वैलेंस बैंड में है। जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से आके वैलेंस बैंड में ऑक्यूपाई करेगा जगह, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा थी, जब होल के साथ कंबाइन कर जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, जो कि होते हैं फोटॉन्स। और अगर ये फोटॉन विजिबल रेंज में लाई करेंगे तो हमें ये आती हुई एनर्जी दिखाई देगी, ठीक है। तो बस यही इसका प्रोसेस होता है कि हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन लोअर वैलेंस बैंड में जो होल होंगे उनके साथ कंबाइन करते हैं, इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है। बस इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप एलईडी बनाना चाहते हैं तो एनर्जी गैप को होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, क्योंकि अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ तो ये इंफ्रारेड रीजन में आ जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हुआ तो वो सेमीकंडक्टर का बाउंड्री ही नहीं होता, ठीक है। तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो जो फोटॉन्स निकलेंगे उनकी विजिबल रेंज होगी। सर कैसे पता आपको? देखो जो हम लोग लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम निकाल सकते हैं ना, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम 12,400 और डिवाइडेड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.8 है, मैं सिंप्लीफाई करने के लिए 2 ले लेता हूं ना ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो ये आ जाएगा 6,200 एंगस्ट्रॉम,
ठीक है। 6200 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 6200 एंगस्ट्रॉम, ये विजिबल रेंज में है। ठीक है, तो अगर 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है तो जो लाइट निकलेगी वो विजिबल रेंज की लाइट होगी, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 6200 और 4000 से 7000 विजिबल रेंज होता है, तो इसमें लाई करेगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि फॉरवर्ड बायस है, हाईली डोप्ड है, एनर्जी गैप इतने से इतना होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों इसकी कोई आप जैसे यूजेस बता पाएं कि जो कन्वेंशनल बल्ब होता है यानी जो फिलामेंट वाला बल्ब होता है उससे किन किन मामलों में ये अच्छा होता है, किसी के बच्चों जानकारी हो अगर बताना चाहें कि फिलामेंट वाला जो कन्वेंशनल बल्ब होता है उसके मुकाबले एलईडीज क्यों अच्छी होती हैं। तो मैं कुछ आपको एडवांटेजेस बताता हूँ। पावर कंजप्शन कम होता है। बहुत बढ़िया, पावर कंजम्पशन कम होता है, बहुत बढ़िया आंसर है। पावर कंजम्पशन कम होता है। सर किस तरह से पावर कंजम्पशन कम होता है, मतलब क्या वजह होती है? तो देखिए वजह ये होती है पावर कंजम्पशन कम होने के लिए, जैसे इस वाले को अगर आपको जलाना है, ठीक है, 100 वाट रेटिंग है, 220 वोल्ट, तो इसका मतलब आप 220 वोल्ट वोल्टेज में कनेक्ट करोगे तब 100 वाट का आपको एनर्जी देगा, उतनी लाइट देगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहता है 220 वोल्ट ही चाहिए। एलईडीज में ऐसा नहीं कि 220 वोल्ट ही चाहिए। फॉरवर्ड बायस है, आप कोई भी बैटरी लगा दो, हाँ पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होना चाहिए। पोटेंशियल बैरियर बहुत कम होता है 0.71 वोल्ट, तो कुछ भी एनर्जी आप फॉरवर्ड बायस के लिए बैटरी लगा देंगे, करंट फ्लो करना शुरू कर देगी, एनर्जी आना शुरू कर देगी, तो इतना ही पावर लगाना है ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एलईडीज आर मोर एफिशिएंट। सर कैसे एलईडीज एफिशिएंट कैसे होती हैं? देखिए फिलामेंट बल्ब में क्या होता है कि फिलामेंट में करंट पास होगी, ठीक है, और फिलामेंट हीट होगा फिर हमें रोशनी देगा। लेकिन हम हीट तो करना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बल्ब जले और केवल रोशनी दे, हीट नहीं चाहते हैं। पर वो हीट करेगा आपको, क्योंकि हीट करने के बाद ही रोशनी निकलेगी। एलईडी में ऐसा नहीं है कि हीट करना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेशन होगा और उससे एनर्जी निकलेगी, तो बहुत एनर्जी एफिशिएंट होती हैं एलईडीज। ठीक है, पावर कंजम्पशन एक तो कम है, वोल्टेज रिक्वायरमेंट कम है, एनर्जी एफिशिएंट है, और तीसरी चीज़ लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। आप वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा वोल्टेज करेंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, ज़्यादा रोशनी निकलेगी। ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, ये तुरंत फ्यूज कर जाएंगे। अगर आप रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, पावर ज़्यादा हो जाएगा, फिलामेंट मेल्ट हो जाएगा। तो एलईडीज आर लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज हैं एलईडीज के ओवर कन्वेंशनल बल्ब। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारे। पावर कंजम्पशन कम होता है एलईडीज में, एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग। ज़्यादा दिनों तक चल जाते हैं। बच्चों कोई इसका आंसर देना चाहेगा क्या कि ये 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही क्यों होना चाहिए? इसका क्या वजह है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही क्यों होना चाहिए? कोई बताना चाहे अगर। मैंने लिखा है एनर्जी गैप 1.8 से 3 ही होना चाहिए, 1.8 से कम नहीं होना चाहिए और 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर अगर उससे कम होगा तो सर इंफ्रारेड में आ जाएगा। ओके, अगर उससे और नहीं सर, और इसीलिए सर हम लोग देखने के लिए हेल्प, हाँ हाँ बिल्कुल, इसको अगर देखने के लिए। हाँ हाँ एकदम। देखिए एनर्जी जो रहेगी ना वो अगर इस रेंज में लाई करेगी तो फिर आप देख सकते हैं लाइट को। 1.8 से नीचे या 3 से ऊपर, 3 से ऊपर तो खैर सेमीकंडक्टर नहीं, फिर भी अगर 3 से ऊपर भी कंसीडर करेंगे तो जो एनर्जी निकलेगी वो विजिबल रेंज में नहीं रहेगी, है ना। 4000 से नीचे चली जाएगी, 4000 से नीचे चली जाएगी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और 1.8 से अगर एनर्जी नीचे कर देंगे तो फिर वो 7000 के ऊपर एमिटेड वेवलेंथ चली जाएगी, फिर भी नहीं देख पाएंगे। तो 1.8 से 3 के बीच में हम लोग देख पाएंगे। और जो एलईडीज बनाते हैं वो सिलिकॉन या जर्मेनियम नहीं यूज करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप है उससे जो फोटॉन्स निकलेंगे वो विजिबल रेंज में नहीं लाई करेंगे। तो इसके लिए जो मटेरियल यूज करते हैं GA और यस, हाँ, गैलियम
आर्सेनाइड गैलियम और फॉस्फाइड। अब इनका कॉम्बिनेशन आर्सेनाइड और फॉस्फाइड का अमाउंट चेंज करते हैं तो डिफरेंट कलर की एलईडीज मिलती हैं, ठीक है। पर मटेरियल यूज थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रख लीजिएगा दिमाग में, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। अगली हेडिंग डाल दीजिए, फोटो डायोड। अब बच्चों जो अगला पढ़ने वाले हैं फोटो डायोड, वो एलईडी से बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। समझते हैं थोड़ा सा। डन सर। ठीक, ये फोटो डायोड का सर्किट डायग्राम है, तो पहले मैं समझा देता हूं आपको, फिर ये डायग्राम देखेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए फोटो डायोड। और पर्पस क्या होता है? टू डिटेक्ट इंटेंसिटी, ठीक है, टू डिटेक्ट इंटेंसिटी, है ना। मैं थोड़े बहुत इसके एप्लीकेशन भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो फोटो डायोड, पहली चीज फोटो डायोड में ध्यान रखिएगा, इट ऑपरेट्स अंडर रिवर्स्ड बायस, ऑपरेट्स अंडर रिवर्स बायस्ड, ठीक है। रिवर्स बायस में है मतलब पी साइड को कनेक्ट कर देंगे निगेटिव से और एन साइड को कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव से, ठीक है। क्यों सर रिवर्स बायस में क्यों ऑपरेट होता है? देखिए, अगर आप रिवर्स बायस में करेंगे और यहां पे लगा हुआ है एक अमीटर, ठीक है, तो अमीटर करंट रीड करेगा। तो अगर रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो करंट की वैल्यू बहुत कम मिलेगी, माइक्रो एम्पियर करंट मिलेगी, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद अगर मान लीजिए इस सेल पे बाहर से हम एनर्जी गिरा दें, ठीक है, बाहर से एनर्जी गिरा दें, ठीक है, कुछ एनर्जी गिरा देते हैं, बाहर से कुछ एनर्जी गिरा दें, तो होगा क्या, जैसे ही एनर्जी गिराएंगे तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे कैसे सर? मैं समझाता हूं। देखिए, यहां डिप्लीशन लेयर में ये डिप्लीटेड रीजन है ना, यहां पे कोई चार्ज कैरियर नहीं है। चार्ज कैरियर नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर कंबाइन करके ऐसे रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप एनर्जी गिराते हैं और एनर्जी सफिशिएंट हाई है तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन इस गिरती हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पहुंच जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पहुंचेगा, चार्ज कैरियर्स के नंबर कंडक्शन बैंड में बढ़ जाएंगे। जैसे ही चार्ज कैरियर्स के नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि अचानक से करंट ज्यादा डिटेक्ट होने लगेगी, ठीक है। तो पहले कम करंट फ्लो कर रही थी, जैसे ही लाइट गिराई इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, चार्ज कैरियर्स आए और करंट अचानक से सर्किट में बढ़ जाएगी, ठीक है। सर्किट में करंट बढ़ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ एनर्जी आके गिरी है जिसकी वजह से सर्किट में एनर्जी बढ़ गई है। मैं इसका एक बढ़िया एप्लीकेशन देता हूं आप लोग को। जो जैसे हम लोग मॉल्स में जाते हैं या एयरपोर्ट में जाएं या तो कहीं किसी ऐसी जगह जाएं जहां पे एंट्री में हमें काउंट करना है कितने लोग आए हैं या कब एंट्री हुई है, तो उसमें ना एक दरवाजे से आपको पास कराते हैं, ठीक है, दरवाजे से पास कराते हैं। अब उस दरवाजे में क्या रहता है कि एक साइड पे एक लाइट एमिट हो रही होती कंटिन्यूसली, ठीक है, ऐसे लाइट एमिट हो रही होती कंटिन्यूसली, और इधर पे मान लीजिए कि हमारा फोटो डायोड लगा हुआ है, फोटो डायोड लगा हुआ है, ठीक है। एक ऐसी एप्लीकेशन बता रहा हूं आपको। तो कंटिन्यूसली लाइट गिर रही है फोटो डायोड पे, लाइट गिर रही है फोटो डायोड पे, तो कंटिन्यूसली जो करंट पास कर रही है करंट की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि कंटिन्यूसली लाइट गिर रही है। अब कोई पर्सन है जो विजिट करने आया है मॉल, तो जैसे ही मॉल में एंटर होगा, है ना, वो इस गेट से पास करेगा, तो भले ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, लेकिन जैसे ही वो पास करेगा
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये लाइट इंटरप्ट हो जाएगी। लाइट इंटरप्ट हो जाएगी फोटो डायोड पे गिरना। जैसे ही लाइट फोटो डायोड पे गिरना इंटरप्ट होगी, इसकी जो रीडिंग है वो गिर जाएगी, है ना। पहले ज्यादा रीड कर रहा था क्योंकि एनर्जी पड़ रही थी और चार्ज कैरियर्स जनरेट हो रहे थे। जैसे ही पर्सन पास होगा लाइट गिरना बंद हो जाएगी। जैसे ही लाइट गिरना बंद होगी इसका ऑर्डर माइक्रो एम्पियर का आ जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो फोटो डायोड का जो करंट है वो कम हो जाएगा। अब इसी के साथ मान लीजिए एक डिटेक्टर लगा देते हैं जिसका काम बस इतना ही है कि वो काउंट करता रहे कि कितनी बार फोटो डायोड में पास होने वाली करंट कम हुई है, ठीक है। तो जितनी बार फोटो डायोड की करंट कम होगी डिटेक्टर हर एक बार को काउंट करता रहेगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग, कितने विजिटर्स आज आए हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं अलार्म के लिए भी, कि जैसे ही इंटेंसिटी कम हो फोटो डायोड को एक अलार्म से कनेक्ट कर दीजिए तो वो बता देगा कि भाई, है ना, कोई पास हुआ है, अलार्म बजने लगे। तो ये कुछ एप्लीकेशन है फोटो डायोड के। तो फोटो डायोड को ध्यान रखना है, ये टू डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, कब कम ज्यादा होगा ये बताएगा। हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट करना होगा। रिवर्स बायस में कनेक्टेड है बच्चों, तो देखिए इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो रिवर्स बायस की तरह आएगा, है ना। और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, I1 I2 I3 I4 जो भी है, तो जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा, है ना, इसका मतलब इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा करंट I3 में मिला है, इसका मतलब I3 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा करंट मिलेगा, फिर I2, फिर I1, ठीक है। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको। फिर ये डार्क करंट आता है। इंटेंसिटी कम है तो उसी को डार्क करंट बोल दिया। डार्क करंट मतलब कि जब बिल्कुल इंटेंसिटी नहीं गिर रही है उस समय की करंट, है ना, उसको डार्क करंट बोल दिया। कोई भी इंटेंसिटी नहीं है तो डार्क करंट। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा एनर्जी गिरेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, ज्यादा चार्ज कैरियर, ज्यादा रिवर्स करंट मिलेगी, ठीक है। तो डार्क करंट का Yes, मतलब sir. जब कुछ भी इंटेंसिटी नहीं गिरा रहे हैं। इंटेंसिटी दिखाई गई है, वो निगेटिव में दिखाई गई है। इंटेंसिटी और नेगेटिव में नेगेटिव दिखाई गई है, नहीं समझा मैं आपकी बात। मतलब जो I1 I2 और I3 जो थर्ड क्वाड्रेंट पे है, हाँ हाँ, तो इसका मतलब वो निगेटिव में पड़ रही है, तो I3 नहीं ज्यादा नहीं कैसे हो? इसका नहीं नहीं, इसका मतलब हुआ यहाँ पे 10 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे 5 माइक्रो एम्पियर, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे 5 माइक्रो एम्पियर और यहाँ वाले के लिए 3 माइक्रो एम्पियर, ये मतलब हुआ, ठीक है। ओके सर। डन है क्या बच्चों फोटो डायोड? यस सर। अगली हेडिंग डाल दीजिए, सोलर सेल। तो सोलर सेल भी बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन एप्लीकेशन है इसका, सेमीकंडक्टर्स का। बच्चों आप लोग लगवाएं कि नहीं अपने घरों में सोलर सेल? बहुत बढ़िया एक स्कीम है, मुझे पता चली है ना, लेकिन मेरा जो घर है वो बहुत छोटी जगह पे, वहाँ पे स्कीम ही नहीं पहुँच पा रही यार। खैर एक घर में तो लग गया है पर होम टाउन में नहीं लगा है। तुम लोग लगवाए बच्चों? बहुत बढ़िया एक उसमें गवर्नमेंट बढ़िया सब्सिडी दे रही है सोलर सेल के लिए। तो उसमें ना भैया क्या लगा है मेरे गांव वाले तो घर पे है सर। है ना, उसमें बहुत हाँ बड़ा तो सर डिफरेंस खुद ही आता है यार लगवाया था। उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो लगवाइए, बढ़िया चीज़ है। उसमें अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट भी दे रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे ही रही है, लगवाइए। यस सर, हमने तो सर खुद ही लगवाया था। अच्छा आप लोग बहुत पहले लगवा लिए थे क्या? जी सर। हाँ तो फिर यार बाकी जो लोग नहीं लगवाए हैं लगवाइए, बढ़िया एकदम। तो मैं समझाता हूँ आपको सोलर सेल काम कैसे करता है, ठीक है। तो इस डायग्राम को बाद में समझेंगे, पहले वर्किंग ऑफ सोलर सेल समझते हैं। तो बच्चों देखिए सर छुट्टी कर दो सर, क्या क्या छुट्टी कर दो।
छुट्टी कर दें? अरे रुक जाओ, बस ये लास्ट है, उसके बाद छुट्टी है। हाँ सर, छुट्टी कर दीजिए। अरे अब इतना, फिर तुम लोग का ब्रेक तो आज आधे घंटे का है, फिर 1:15 मिलेंगे, है सर ना? अगली क्लास भी आपकी है ना? सर अगले पीरियड में पढ़ा दीजिए। अच्छा इतना आप लोग, अच्छा ओके, फिर बहुत लंबा ब्रेक हो जाएगा। आप लोग करते क्या है वैसे ब्रेक में? खाना ही तो खाएंगे, सर रोटी खाते सर, सर रोटी। भूख लगी है। भूख लगी है? ठीक है, वैसे तो मेरे पास, रुको अच्छा सर एक इसके बाद कितना बचा है अभी? सर कितना रह गया है ये अभी? सेकंड। ये रह गया है, इसके बाद मुझे आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाना है, लॉजिक सर ये तो गेट्स। क्वेश्चन है सारे। हाँ लॉजिक तो गेट्स। इसको खत्म कर दीजिए सर, ये वाले टॉपिक को। सोलर सेल को खत्म कर दूं ना? हाँ सर, वो लॉजिक गेट दूसरा टॉपिक ही चालू होगा तब। हाँ कर लेते बच्चों, ये बहुत आसान से, 2 मिनट आप लोग अभी बस वेट करिए। चलो सर इसके बाद छोड़ देना है। हाँ इसके बाद बिल्कुल, इसके बाद 100%। देखिए सोलर सेल थोड़ा समझते हैं। तो सोलर सेल कुछ नहीं बच्चों, पीएन जंक्शन ही है, ठीक है? तो इधर पी है और नीचे एक हम लोग ऐसा, ये एन टाइप है और बीच में है डिप्लीशन लेयर, ठीक है? ये बीच में है डिप्लीशन लेयर। तो पी साइड की थिकनेस हम लोग कम रखते हैं और एन साइड की थिकनेस ज्यादा रखते हैं। पी साइड की थिकनेस कम क्यों रखते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। और इधर बैक में एक बैक कांटेक्ट लगा देते हैं, ठीक है? नाम इसका टेक्निकल बैक कांटेक्ट है, बस आप ये मान लीजिए कि मेटल है ये, तो मेटल की सरफेस लगा देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं बैक कांटेक्ट, ठीक है? ऊपर थिन पी रखते हैं ताकि जो लाइट रेज गिरे, ठीक है, वो डायरेक्ट पी को क्रॉस करके डिप्लीशन लेयर पे जाके गिरे, ठीक है? डिप्लीशन लेयर पे जाके गिरे कुछ इस तरह से। अब डिप्लीशन लेयर में फिर से क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रेजेंट है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रेजेंट है। तो डिप्लीशन लेयर में होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन और होल्स अलग अलग हो जाएंगे, है ना? तो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे, होल अलग हो जाएंगे। सर कैसे, क्यों? क्योंकि एनर्जी गिर रही है। एनर्जी गिर रही है, आप ऐसे मानो कि ये वैलेंस बैंड है और यहाँ पे, सॉरी ये कंडक्शन, उल्टा लिख रहा हूं मैं, ऊपर कंडक्शन बैंड है और नीचे वैलेंस बैंड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन चला जाता है कंडक्शन बैंड में, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा थोड़ा सा, ये पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहती है? एन से पी की तरफ या पी से एन की तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड एन टू पी। एन टू पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों देखिए कुछ इस तरह से है ना? एन से पी के साइड है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ और होल जनरेट हुआ। ध्यान से देखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग जाता है नीचे, ठीक है? और ये होल है, होल पे लग जाता है फोर्स ऊपर, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं यहां पे बैक कांटेक्ट पे, ठीक है? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाते हैं बैक कांटेक्ट पे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं सारे नीचे भेजे जा रहे हैं और नीचे है बैक कांटेक्ट मेटल सरफेस, यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। और जो पी साइड है बच्चों, मैं पी साइड को थोड़ा सा ऐसे आप ड्रॉ करके दिखाता हूं। पी साइड है ना, ऊपर से आप देख रहे हो पी साइड को, तो पी साइड में ऐसे मेटल फिंगर्स लगा देते हैं ऐसे, ठीक है? ऐसे मेटल फिंगर्स लगा देते हैं कुछ इस तरह से। तो मेटल फिंगर्स क्या करते हैं, ये जितने भी होल्स निकल रहे हैं ना, ये मेटल फिंगर्स सारे होल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आप ऐसे मान लो, ठीक है? होल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारे मेटल फिंगर्स। होल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, होल पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेट आ जाता है पॉजिटिव पी के साइड में, है ना? तो मैं इसको ऐसे कुछ दिखा देता हूं। यहां पे ये मेटल फिंगर्स है, ठीक है? इसका नाम मैं लिख देता हूं मेटल फिंगर्स, ठीक है? यहां पे नेट पॉजिटिव आ जाता है मेटल फिंगर्स पे और ये बैक कांटेक्ट है, बैक कांटेक्ट पे आता है नेट नेगेटिव, ठीक है? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब अगर आप मान लीजिए ऐसे एक वायर कनेक्ट कर दें, ठीक है? ऐसे एक वायर कनेक्ट कर दें तो होगा क्या, चार्जेस विल स्टार्ट टू फ्लो, है ना? इधर नेगेटिव पोटेंशियल है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो करंट आपको इधर से ऐसे मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो अगर आप नहीं कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? तो एक तरह से ये बैटरी बन गई। अब अगर आप वायर कनेक्ट कर देंगे तो आपको करंट मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं सोलर सेल, ठीक है? अब इस सोलर सेल को देखिएगा थोड़ा सा, इसका ग्राफ IV कैरेक्टरिस्टिक है। पहले तो आपको ग्राफ एज इट इज याद रखना है, आप लोग को 4th क्वाड्रेंट में ग्राफ आता है, ठीक है? सबसे अलग 4th क्वाड्रेंट में ग्राफ आता है। क्यों 4th क्वाड्रेंट में ग्राफ आता है वो भी सुन लीजिए। देखिए, अगर आपने कुछ भी यहां पे वायर नहीं लगाई है
तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसको नाम दिया जाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज। ये ओपन सर्किट वोल्टेज है अगर आपने कोई भी वायर नहीं लगाया है। अगर आपने यहां पे करंट वायर लगा दी, ठीक है, वायर लगा दी, है ना, वायर लगा दी तो हम बोलेंगे इसको शॉर्ट कर दिया, है ना। शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ, ऐसी वायर लगा दो जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो आप वायर लगा दो इसका मतलब शॉर्ट कर दिया। अगर वायर लगा देंगे, शॉर्ट कर दिया, जो करंट फ्लो करेगी वो मैक्सिमम करंट होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो करंट मिलती है इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट, इन्हीं के बीच में एक ग्राफ होता है। तो अब अगर आप वेरिएबल रेजिस्टेंस की कुछ आर रेजिस्टेंस की वायर लगाएंगे तो उसके आधार पे यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा और कुछ करंट होगी, ठीक है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ मिलेगा एज इट इज, आप इसको याद रखिएगा। ये IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोलर सेल है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों जो जो लिखते जाएंगे, आप लोग फ्री हैं, ब्रेक एंजॉय करिए। मिलते हैं आधे घंटे के बाद, फिर इस पे सवाल करेंगे, जो कुछ पढ़े हैं सारे सेल्स पे एक बार रिवीजन करके फिर लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। तो जाइए आप लोग बच्चों, एंजॉय करिए ब्रेक। एक बार इसका वर्किंग फिर से समझा दीजिएगा जरा, हाँ, ये मैं सोलर बिल्कुल सेल वाले का। मैं बताता हूँ थोड़ा सा। आप थोड़ा शुरुआत करेंगे, क्या हो क्या रहा है कि लाइट जैसे सर लाइट की, हाँ वैसे सर उस पर लाइट गिर रही है सर, ठीक है, उसके बाद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जान रहे हैं कि सर वो NC-P जाता है, ठीक है। PN लाइट गिर सर। रही है, उसके उसके बाद बाद हो क्या रहा है, लाइट गिरने की वजह से ये मैंने दो क्या ड्रॉ सर करें, सर एक होल्स है और एक इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, बिल्कुल। तो और ये क्यों होल्स से जनरेट हो जा इलेक्ट्रॉन रहे आ, हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्यों जनरेट हो जा रहे हैं, क्योंकि सर हाँ बोलिए। क्योंकि सर वहाँ पे हम लोग जब लाइट गिरा रहे हैं तो सर हमेशा सर वो होल्स से हमेशा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाता है। हाँ मैं बताता हूँ, देखिए डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब एनर्जी गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड चले जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन होल को छोड़ के फ्री हो जाता है, ठीक है। हाँ सर। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है N से P के साइड, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग जाता है नीचे और होल पे लग जाता है फोर्स ऊपर, है ना। पॉजिटिव चार्ज से ऊपर फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे नीचे हाँ फोर्स, सर। ठीक है। अब हाँ सर। सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आते जाते हैं, आके नीचे कलेक्ट हो जाते हैं मेटल कांटेक्ट पे, तो इस पे नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। और होल जाके अट्रैक्ट हो जाता है मेटल फिंगर से, तो मेटल फिंगर पे चूंकि सारे पॉजिटिव आके कलेक्ट हो गए तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है ना। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सेल का भी यही काम है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस होती है टर्मिनल्स के बीच में, तो P और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर आप वायर लगा देंगे तो शॉर्ट सर्किट करंट मिल जाएगी, है ना। और अगर आप वायर नहीं लगाते हैं तो इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। ठीक है सर। सर ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट, इनके नाम का कोई लॉजिक है? बिल्कुल नाम का लॉजिक है। देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब है सर्किट जब ओपन है उस समय वोल्टेज, सर्किट जब ओपन है उस समय वोल्टेज। मतलब ये आप मान लीजिए ईएमएफ आपको पढ़ाया था ना कि दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ओपन सर्किट Yes, वोल्टेज sir. मतलब ईएमएफ ऑफ सोलर सेल, ठीक है। और जब शॉर्ट सर्किट कर देंगे आप, शॉर्ट सर्किट मतलब ये कंडक्टिंग वायर ऐसे कनेक्ट कर दिया, जब शॉर्ट सर्किट कर देंगे कंडक्टिंग वायर, तो क्या हुआ कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा अगर आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे,
दोनों का पोटेंशियल जीरो। ओके तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट जब है तब पोटेंशियल देखिए पोटेंशियल जीरो है, और जब ओपन सर्किट है तब करंट जीरो है। ओपन सर्किट है तो फिर करंट जीरो है ना, देखिए कुछ भी करंट नहीं है ओपन सर्किट है तो, ठीक है। यस सर। ठीक है सर। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।